हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के समाज विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 का पाठ 6 राजनीतिक दल का वीडियो बनाकर लाए हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण पाठ का अभ्यास कार्य मिल जाएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाले हमारे सारे वीडियो आपको मिल सकें। अपने दोस्तों मित्रों में लाइक शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। प्रश्न पहला है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है। राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। भारत में दल के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। दूसरा है, नीतियां व कार्यक्रम जनता के सामने रखना। दल जो पार्टियां होती हैं वो अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम को चुनते हैं। लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक दिशा दी जा सके। दल तरह तरह के विचारों को बुनियादी राय तक समेट लाता है। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुसार नीतियां तय करती है। तीसरा काम है कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और विधायिका में पास करवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश पर फैसला करते हैं। अगला है सरकार बनाना। प्रत्येक दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। प्रत्येक दल ये कोशिश करता है कि चुनाव में जीत हासिल करें और सरकार बनाए तथा महत्वपूर्ण नीतियों और फैसलों के मामले में निर्णय भी लें। पार्टी नेता चुनती है और उनको प्रशिक्षित करती है, फिर उन्हें मंत्री बनाती है ताकि वे पार्टी की इच्छानुसार शासन चला सकें। अगला काम है विरोधी दल के रूप में काम करना। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। इसको विपक्ष भी कहते हैं। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ वे अपनी अलग राय भी रखते हैं। विरोधी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबंद करता है। अगला काम है जनमत निर्माण करना। राजनीतिक दल जनमत निर्माण का कार्य भी करते हैं। चुनावों के समय, चुनाव प्रचार के दौरान तथा बाद में, सरकार बनाने के बाद भी राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों को उठाकर जनता को राजनीतिक शिक्षण देने का काम करते हैं, जिससे एक स्वस्थ जनमत का निर्माण होता है। अगला जो काम है वो है कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए गए कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं। एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। इसी कारण लोग दलों को अपने करीब मानते हैं। दलों को भी लोगों की मांगों का ध्यान रखना होता है, वरना जनता अगले चुनाव में उन्हें हरा सकती है।
दूसरा प्रश्न है राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो निम्नलिखित हैं। पहली है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। पार्टियों के पास ना सदस्य की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से संगठित बैठकें होती हैं। इनके आंतरिक चुनाव ही नहीं होते, कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है और पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। चूँकि कुछ ही नेताओं के पास असली ताकत होती है, इसलिए पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही महत्वपूर्ण बन जाती है। निष्ठा रखना, पार्टी की जगह नेता से निष्ठा रखते हैं लोग। अगली चुनौती है वंशवाद की चुनौती। दलों के जो नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और यहाँ तक कि अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। तीसरी चुनौती है धन और अपराधी तत्वों की घुसपैठ। सभी राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके लिए वे हर तरीका अपना सकते हैं। वे ऐसे उम्मीदवार खड़े करते हैं जिनके पास काफ़ी पैसा हो या जो पैसे जुटा सकें। कई बार पार्टियां चुनाव जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन करती हैं या उनकी मदद लेती हैं, जिससे राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है। अगली चुनौती है विकल्पहीनता की स्थिति। सार्थक विकल्प का अर्थ है विभिन्न पार्टियों की नीतियों और कार्यक्रमों में अंतर हो। कुछ वर्षों से दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता गया। यह प्रवृत्ति दुनिया भर में देखने को मिलती है। भारत की सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मसलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। जो लोग इससे अलग नीतियां बनाना चाहते हैं उनके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता। प्रश्न तीसरा है राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव दें। तो आंसर हो जाएगा भारत में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को सुधारने के लिए हाल में जो प्रयास किए गए हैं या जो सुझाव दिए गए हैं वे इस प्रकार हो सकते हैं। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधियों के मंत्री पद या पैसे के लोभ में दल बदल करने में आई तेजी को देखते हुए ऐसा किया गया है। नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी पड़ती है। इस नए कानून से दल बदल में कमी आई है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके द्वारा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति को अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को अपने उम्मीदवारों के बारे में बहुत सी पक्की सूचनाएं उपलब्ध होने लगी हैं। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया है। दलों ने ऐसा करना शुरू कर भी दिया है, पर कई बार ऐसा सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होता है। कुछ अन्य कदम जो राजनीतिक दलों में सुधार के लिए सुझाए गए हैं उनमें राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्यों की सूची रखें, अपने संविधान का पालन करें,
सबसे बड़े पदों के लिए खुले चुनाव कराए जाएं। दूसरा, राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में ज़रूर टिकट दें। इसी प्रकार दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण होना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। सरकार दलों को चुनाव लड़ने के लिए धन दे। राजनीतिक दलों पर लोगों द्वारा दबाव बनाया जाए। यह काम पत्र लिखने, प्रचार करने और आंदोलन के जरिए किया जा सकता है। यदि दलों को लाने की सुधार न करने से उनका जनाधार गिरने लगेगा तो इसे लेकर वे गंभीर होने लगेंगे। सुधार की इच्छा रखने वालों का खुद राजनीतिक दलों में शामिल होना। राजनीतिक दलों ने अभी तक इन सुझावों को नहीं माना। अगर इन्हें मान लिया गया तो संभव है कि इससे कुछ सुधार हो सकता है। प्रश्न चौथा, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है? आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। प्रश्न 5वां है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? इसमें उत्तर हो जाएगा, राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। पॉइंट भी दे सकते हैं। नंबर 2, दल लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। तीसरा, दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। चौथा, दल समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है, इसलिए इसका नज़रिया समाज के उस वर्ग विशेष की तरफ झुका होता है। किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होता है। राजनीतिक दल के 3 मुख्य हिस्से हैं: नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। प्रश्न 6वां है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल। प्रश्न 7वां है, पहली सूची संगठन और दल और दूसरी सूची में गठबंधन मोर्चा के नामों का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट समूह नामों के आधार पर सही उत्तर ढूंढें। तो पहली सूची में कुछ पार्टियों के नाम दिए गए हैं, जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और तेलुगु देशम। दूसरी तरफ वो गठबंधन का नाम दिया गया है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, प्रांतीय दल, संयुक्त गतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। अब इनका सही जोड़ी बनाना है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा गा वाला। पहले का जोड़ी बन रहा है गा से, दूसरे का का से, तीसरे का घा से और चौथे का खा से। इस तरह से उत्तर हो जाएगा गा। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? का काशीराम, ख साहू महाराज, ग BR अम्बेडकर और घ ज्योतिबा फुले। तो इसमें सही आंसर है काशीराम। ये पहले जनता पार्टी के नेता थे, बाद में इन्होंने एक अलग राजनीतिक दल बनाया और बहुजन समाज पार्टी के नाम से इसको जाना जाता है। वर्तमान में मायावती इसकी प्रमुख हैं। प्रश्न 9, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो क बहुजन समाज, ख क्रांतिकारी लोकतंत्र, ग राजनीतिक राष्ट्रवाद, घ आधुनिकता। तो इसका उत्तर सही है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। प्रश्न 10वां, पार्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है। दूसरा, दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है।
तीसरा, सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना ज़रूरी नहीं। अब इन कथनों में से कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राजनीतिक दलों पर लोगों का ज़्यादा भरोसा नहीं है, एक तो ये, और फिर वाला दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटालों की गूंज सुनाई देती है। ये आ और बा दोनों सही हैं। प्रश्न 11वां है, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दें। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रयासों के लिए उन्हें अनेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। उन्हें और उनके द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से वर्ष 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। फरवरी 2007 में उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने और संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका उद्देश्य सही नेतृत्व को उभारना, अच्छा शासन देना और नए बांग्लादेश का निर्माण करना है। उन्हें लगता है कि पारंपरिक दलों से अलग एक नए राजनीतिक दल से ही नई राजनीतिक संस्कृति पैदा हो सकती है। उनका दल निचले स्तर से लेकर ऊपर तक लोकतांत्रिक होगा। नागरिक शक्ति नामक इस नए दल के गठन से बांग्लादेश में हलचल मच गई। उनके फैसले को काफ़ी लोगों ने पसंद किया तो अनेक को यह अच्छा नहीं लगा। एक सरकारी अधिकारी शाहिदुल इस्लाम ने कहा, मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश के अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करना संभव हो गया है। अब एक अच्छी सरकार की उम्मीद की जा सकती है। यह सरकार न केवल भ्रष्टाचार से दूर रहेगी बल्कि भ्रष्टाचार और काले धन की समाप्ति को भी अपनी प्राथमिकता बनाएगी। पर दशकों से मुल्क की राजनीति में रुतबा रखने वाले पुराने दलों के नेताओं में संशय है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता का कहना है, नोबेल पुरस्कार जीतने पर क्या बहस हो सकती है, पर राजनीति एकदम अलग चीज़ है, एकदम चुनौती भरी और अक्सर विवादास्पद। कुछ अन्य लोगों का स्वर और कड़ा था। वे उनके राजनीति में आने पर सवाल उठाने लगे। एक राजनीतिक प्रेक्षक ने कहा, देश से बाहर की ताकतें उन्हें राजनीति पर थोप रही हैं। क्या आपको लगता है कि यूनुस ने नई राजनीतिक पार्टी बनाकर ठीक किया? अब इसका आपको आंसर देना है। क्या आप विभिन्न लोगों द्वारा जारी बयानों और संदेशों से सहमत हैं? इस पार्टी को दूसरे से अलग काम करने के लिए खुद को किस तरह संगठित करना चाहिए? अगर आप इस राजनीतिक दल के संस्थापकों में एक होते तो इसके पक्ष में क्या दलील देते? तो अब इसमें से सारे प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। उत्तर जहाँ तक मेरे ख्याल से होगा वो है, जहाँ तक मेरा ख्याल है यूनुस ने नई राजनीतिक पार्टी बनाकर ठीक ही किया। जनहित की इच्छा रखने वालों को अवश्य ही आगे आना चाहिए और अच्छे काम करना चाहिए। दूसरा हो जाएगा, जन कल्याण करने वालों की आलोचना की परवाह नहीं करना चाहिए, उन्हें अपना काम करते रहना चाहिए। तीसरा, मोहम्मद यूनुस द्वारा निर्मित यह पार्टी निस्संदेह निष्पक्ष और जन कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित होगी। इस पार्टी में ईमानदार लोगों का समावेश होगा, क्योंकि तभी यह एक मिसाल बन पाएगी और दूसरों से अलग काम कर पाएगी। अगला हो जाएगा, यदि मैं इस राजनीतिक दल के संस्थापकों में एक होता तो मैं आम जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता कि मोहम्मद यूनुस द्वारा निर्मित पार्टी आदर्शों पर आधारित है और वह उनका कल्याण अवश्य करेगी। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो पूरा हुआ। आप सभी ने इसको देखा, अपने मित्रों और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा अगला आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।